हेलो, मैं अंशुल चौधरी। आप देख रहे हैं वकील लेन बुलेटिन। खबरें एक लीगल एक्यूरेसी के साथ। गणपति का विसर्जन जोरों शोरों से मनाया गया, लेकिन खबरों की डिटेल्स ने मुझे काफ़ी सोचने पर मजबूर कर दिया है कि क्या कुछ है भी सेलिब्रेट करने के लिए। उत्तर प्रदेश के बस्ती डिस्ट्रिक्ट से, जहां पर एक मैरिड कपल ने आत्महत्या कर ली अपनी, क्योंकि बीवी का गैंगरेप कर दिया गया था। पति का और रेपिस्ट का कुछ प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट था, जिसको लेकर दोनों में तकरार थी। फाइनली जब पति ने ज़मीन बेची तो अक्यूज लोगों ने उसकी बीवी का गैंगरेप कर दिया। सेक्शन 376 डी इंडियन पीनल कोड में मुकदमा तो दर्ज किया गया, लेकिन कानूनी तौर पर देखा जाए मरे हुए पति और पत्नी के ऊपर भी सुसाइड का केस बनता है। कानून की यह प्रॉब्लम बहुत ही पुरानी और बेकार है। औरतों को एक बदला लेने का निशाना बनाकर ऑब्वियसली रेप एक घटिया हरकत है, लेकिन ऐसी दिक्कतों का कारण लैक ऑफ पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर है। जब जब सिस्टम में कमियां पाई जाएंगी, विवाद बढ़ेंगे और इस सिचुएशन में लोग कुछ ना कुछ बेहुदा काम करेंगे। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जो कि फिर रेप की है। मध्य प्रदेश के उज्जैन जिला में 12 साल की लड़की का रेप हुआ। जब वो रोड और गलियों में मदद मांगने के लिए गई, 1 घंटे तक जब उसको कोई नहीं मिला, किसी ने मदद नहीं दी, तो वो एक आश्रम के पास जाकर बेहोश हो गई। प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंसेस एक्ट के तहत मुकदमा तो दर्ज हुआ। सरकार ने 1 करोड़ रुपए की आर्थिक मदद भी घोषित करी, लेकिन प्रोटेक्शन को लेकर कुछ कदम नहीं उठाए गए। ऐसे बैंडेड सोल्यूशन जब आ जाते हैं तो लोग अक्सर इसका गलत फ़ायदा उठाने के लिए इसका गलत इस्तेमाल करते हैं। झूठे केसेस जिनमें उनको सरकार से आर्थिक मदद मिले या किसी प्रोफेशनल लड़ाई में अपने ओपोनेंट को सबक सिखाने के लिए, उसका करियर खराब करने के लिए, ऐसे केसेस से अक्सर जूझना पड़ता है। 2012 में ये एक्ट मेजॉरिटी केसेस में कुछ ना कुछ लीगल एंगल देखता है, लेकिन नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो के अपने आंकड़े कहते हैं सिर्फ 14% केसेस में कन्विक्शन होता है, 44% केसेस में एक्विटल होता है और बाकी पेंडिंग है। स्थिति गंभीर है कि लोग कानून के 10 कोस आगे चल रहे हैं और 1 करोड़ रुपए के फालतू डिसीजन से कुछ नहीं मिलेगा किसी को। ये कमलनाथ सरकार का बकवास डिसीजन सोसाइटल स्टेचर पर कुछ फर्क नहीं लाएगा और ना ही कंट्रीब्यूट करता है, और ये पब्लिक को काफ़ी क्लियरली देखने को मिल रहा है। अभी भी अक्यूज फरार है और खोज जारी है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां पे गुड़गांव में एक हाउसिंग सोसाइटी के सिक्योरिटी गार्ड को 25 साल की औरत के ऊपर अटेम्प्ट टू रेप करने का मुकदमा दर्ज हुआ। रेप खबर दिल दिमाग दहला देने वाली होती है, जिसके बाद गुस्सा आना एक ह्यूमन इमोशन है, लेकिन ऐसी सिचुएशन में साफ दिमाग से सोच पाना कि कौन कहाँ जिम्मेदार है बेहतर होगा, वरना आज भी टाइम खराब है, कल भी टाइम खराब रहेगा। अगली खबर, फोरेंसिक साइंटिफिक लैबोरेटरी ने आज 3 डेडिकेटेड यूनिट्स बनाई ड्रग्स जांच के लिए। केसेस और अरेस्ट में बढ़ोतरी देख इन यूनिट्स को सेटअप करा गया। नए स्टाफ की ट्रेनिंग भी करी गई ड्रग डिटेक्शन और स्ट्रेंथ टेस्टिंग के लिए। एफएसएल का रोल एनडीपीएस केसेस में बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ड्रग्स को सर्टिफाई करना होता है, वेरीफाई करना होता है कि वो क्या हैं जो बरामद किए गए हैं, कोई आलतू फालतू पाउडर तो नहीं। अक्सर एनडीपीएस केसेस में पेंडेंसी की वजह से महीनों सालों तक लोगों को जेल में सड़ना पड़ता है, क्योंकि बेल मिलना इन केसेस में काफ़ी मुश्किल हो जाता है। इन्वेस्टिगेशन बहुत ही लॉन्ग ड्रॉन होती है, जिसके चलते हुए प्रोसिक्यूशन कोर्ट में दलील पेश करते हैं कि अक्यूज़ को बेल पर रिहा करने से एविडेंस और विटनेस को टैंपर किया जाएगा। प्रोसिक्यूशन पर ना फोकस करते हुए सरकार को ड्रग्स पॉलिसी के बारे में भी अपना ध्यान बटाना चाहिए और इनके मेडिकल फ़ायदों को मंजूरी देना एक फ़ायदेमंद हिसाब रहेगा सरकार के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर पर। पंजाब कुल्हड़ पिज़्ज़ा कपल सहज और गुरप्रीत की सेक्स वीडियो लीक होने के बाद काफ़ी इंटरेस्टिंग बयान और लीगल पहलू सामने आए। पहले बोला गया कि क्लिप भेजी गई थी इंस्टाग्राम पर और ब्लैकमेल करने के लिए पैसे की मांग आई थी। फिर बोला कि क्लिप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनाई हुई है और इस बयान को एग्जामिन करने के लिए हमने क्लिप को पर्सनली एग्जामिन किया और इसमें एआई जनरेशन का हाथ नहीं दिख रहा, जैसे कि आपको यूजुअली ऑनलाइन एआई जनरेटेड डीप फेक पॉर्न वीडियोस में अक्सर देखने को मिलता है। लीगल पहलू कहता है कि क्रिमिनल लॉ के अंडर सेक्शन 66E ऑफ आईटी एक्ट, जो प्राइवेसी ऑफ अ पर्सन बाय कैप्चरिंग पब्लिशिंग, बेसिकली किसी भी आदमी की गलत पिक्चर को कहीं पे डालना या बनाना एक कानूनी अपराध है, जिसकी सज़ा 3 साल जेल और 2 लाख रुपए का फाइन है। सेक्शन 67 कहता है कि अगर रिकॉर्ड करने के बाद आप इसको कहीं पोस्ट कर देते हो, किसी को व्हाट्सएप पे टेलीग्राम पे भेज देते हो, तो भी आपको जेल की सज़ा होगी। जिसमें सेक्शन 354C ऑफ इंडियन पिनल कोड, जिसमें कहता है कि अगर कोई भी आदमी किसी भी औरत की प्राइवेट एक्ट का पिक्चर वीडियो बनाएगा
तो उसको सजा होगी 1 से 3 साल जेल में, और अगर उसने ये काम दोबारा किया तो उसकी सजा 3 साल से 7 साल के बीच में आ जाएगी। इसमें इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 499 जो कि डिफेमेशन के बारे में बात करता है, सेक्शन 509 जो बोलता है कि इंसल्टिंग द मॉडेस्टी ऑफ वुमेन, ये सारे कानून आते हैं। दूसरे पहलू पे आते हुए कि एआई जनरेटेड कंटेंट में किसको जिम्मेदार ठहराया जाएगा। क्या जिसने एआई वेबसाइट टूल बनाया, जिसने उस टूल का इस्तेमाल करके वीडियो बनाई, और टेक्निकल एंगल से भी अगर पकड़ भी लिया दोनों को, वेबसाइट बनाने में 100 लोगों का हाथ होता है। बिजनेस ओनर, सॉफ्टवेयर डेवलपर, होस्टिंग वेबसाइट, किस किस को आप क्रिमिनल लॉ के दायरे में ला पाओगे। इंस्टाग्राम इन्फ्लुएंसर्स ने अपना जेनेरिक हॉलो स्टैंड लेते हुए इस इंसिडेंट की निंदा करी, जिसके बाद उन्होंने लॉ को एक्सप्लेन करा। लेकिन ऐसी रील के प्रैक्टिकल एप्लीकेशन कंटेंट क्रिएटर्स की दुनिया का खोखलापन काफ़ी क्लियर कर देते हैं कि ये 4 बातें ऑनलाइन सर्च करके कुछ भी बोल देंगे, और सूझबूझ लगाकर असलियत में क्या होता है इनसे इसका दूरों तक पाला नहीं है। अगली खबर में ऑनलाइन गेमिंग कंपनीज जिनको प्री शो कॉज नोटिस इशू करा गया था डायरेक्टरेट जनरल ऑफ जीएसटी के द्वारा कि अब आप अब तक का जीएसटी बिल भरो, कोर्ट को अप्रोच कर रहे हैं। मुद्दा यह है कि जीएसटी काउंसिल की मीटिंग इस साल जो हुई, जिसमें डिसीजन लिया गया कि अब कोई भी प्लेयर जब पैसा ऑनलाइन जमा करेगा तो उस पर जीएसटी लगेगा। 2 पहलू आते हैं, गेम ऑफ चांस वर्सेस गेम ऑफ स्किल के बीच में कोई डिफरेंस नहीं रह गया। तो जो लोग सट्टा लगाते हैं और जो लोग स्ट्रैटेजी लगाकर पैसा कमाते हैं वो अब सेम लेवल पे देखे जाएंगे। ये लीगल जुरिस्प्रूडेंस की काफ़ी इंपॉर्टेंट सिचुएशन है जो सुप्रीम कोर्ट भी अपनी जजमेंट्स में काफ़ी बार बता चुका है। जैसे कि स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश वर्सेस के सत्यनारायण में जब रम्मी की बात हुई थी तो कोर्ट ने ये बोला कि गेम ऑफ स्किल और गेम ऑफ चांस में काफ़ी फ़र्क होता है, और जब आप एक गेम में स्किल लगाते हो तो उसमें आपकी मेहनत, आपका दिमाग लगता है, और वो अलग होता है जब आपका सिर्फ चांस के ऊपर बात आए और आपका तुक्का भिड़ने वाली बात हो। दूसरा केस आता है डॉक्टर KR लक्ष्मणन वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु। इस केस में हॉर्स रेसिंग को देखा गया। सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि हॉर्स रेसिंग एक गेम ऑफ स्किल है। अब कोर्ट ने इसको एग्जामिन करते हुए ये तो देखा कि चांस का एलिमेंट है, और क्या किसी चीज को चांस की तरह देखा जाएगा ये इस पर निर्भर करता है कि उस गेम का रिजल्ट कैसे आ रहा है। गीता रानी वर्सेस स्टेट ऑफ बंगाल में कलकत्ता हाईकोर्ट ने ऑनलाइन गेम ऑफ पोकर को एक गेम ऑफ प्योर चांस का करार दिया था, लेकिन इस डिसीजन को काफी जगह डिबेट करा गया है। कर्नाटका हाईकोर्ट ने इसमें एक डिफरिंग ओपिनियन भी दिया है अपनी जजमेंट में, बोलते हुए कि एक गेम में देयर इज अ सर्टेन सर्कमस्टांस जहां पे वो गेम ऑफ स्किल भी हो सकता है विद रिगार्ड टू ऑनलाइन पोकर। और दूसरा पहलू भैया टैक्स लगा दिया तो, लेकिन अब पिछले सालों का क्यों मांग रहे हो? जब कानून बना है तब से मांगो, रेट्रोस्पेक्टिव एप्लीकेशन नहीं होना चाहिए। टैक्स एक्सपर्ट्स ने इसको समझाते हुए बोला कि जीएसटी काउंसिल ने जो नोटिफिकेशंस निकाले हैं वो नए कानून नहीं, बस क्लैरिफिकेशंस हैं। तो कानून हमेशा से था, बस क्लैरिफिकेशन अभी आई है। Dream11, गेम्स 24/7, हेड डिजिटल वर्क्स जैसी बड़ी बड़ी कंपनियों ने इसको बॉम्बे हाई कोर्ट के सामने चैलेंज करा, और अब पिटीशन कोर्ट के सामने पेंडिंग है। पिटीशंस में ये सारे पॉइंट रेज करे गए हैं। इस बात का डिसीजन गेमिंग इंडस्ट्री के फ्यूचर को तोड़ने मरोड़ने का पोटेंशियल रखता है, और इस कारण काफ़ी कंपनीज अपना बिजनेस ऑपरेशन आउटसाइड इंडिया शिफ्ट करने के लिए रुख मोड़ रही हैं। अगली खबर, कनाडा इंडिया विवाद पर आज एक एक्स डिप्लोमेट ने क्लेम करा कि जस्टिन ट्रूडो कनाडा प्रधानमंत्री के प्लेन में कोकेन था बहुत सारा, जब वो G20 के दौरान भारत दौरे पर थे, और उनको होश ही नहीं था कि वो क्या कर रहे हैं पूरी ट्रिप के दौरान। इस बात को वेरीफाई करने के लिए कुछ नहीं करा जा सकता क्योंकि वो जस्टिन ट्रूडो प्राइम मिनिस्टर हैं, लेकिन जस्टिन से हम उम्मीद करते हैं कि अगर वो कोकेन से प्लेन भर के लाए थे तो हमें भी बताएं कि वो कहाँ छोड़ के गए हैं इतनी सारी कोकेन। अगली खबर, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी वर्सेस महेश सीताराम रॉत केस में, जहां सुप्रीम कोर्ट ने रॉत की बेल का स्टे ऑर्डर की डेट बढ़ाते हुए केस को हाई कोर्ट की अगली डेट तक एक्सटेंड कर दिया है। रॉत UAPA एक्ट में 5.5 साल से अंदर हैं। प्रोसिक्यूशन के हिसाब से उनका माओवादी ग्रुप से लिंक है, जिसके चलते भीमा कोरेगांव केस में इन्फ्लेमेटरी स्पीच देने के कारण वायलेंस हुई थी। बताना चाहूँगा कि बेल के केसेस UAPA एक्ट के अंडर काफ़ी ज़्यादा अच्छे से देखे जाते हैं, जिसमें सारी लीगल फॉर्मेलिटीज़ का बहुत ध्यान रखना पड़ता है और इतने आराम से मिलती नहीं है। अगली खबर, मद्रास हाईकोर्ट ने आज एक डिवोर्स मैटर में इम्पॉर्टेंट लॉ पॉइंट क्लैरिफाई किया,
कि अगर पति का किसी और लड़की के साथ संबंध है तो वो शादी के केसेस में लीगल केसेस होते हैं जिसमें डिवोर्स, मेंटेनेंस, कस्टडी, डोमेस्टिक वायलेंस जैसी चीज़ें देखी जाती हैं। इसमें मोस्ट कॉमन होता है क्रूअल्टी का रीज़न कि मेरा पति मुझे परेशान करता है, मारता है, डांटता रहता है। क्रूअल्टी एक ब्लैंकेट टर्म है जो ब्रॉडली ऐसी दिक्कतों को कवर करता है। इसमें बड़ी बड़ी मारधाड़ से लेकर छोटी छोटी चीज़ें जैसे मेरी पत्नी मेरी चाय में चीनी की जगह नमक डाल देती है कि एलिगेशंस लगाई जाती हैं। इसमें क्लैरिटी बनाना कि क्या क्रूअल्टी है क्या नहीं मुश्किल होता है और डिवोर्स लॉयर्स अक्सर मसालेदार कहानियां बनाने में एक्सपर्ट होते हैं। इस केस में पत्नी ने अपने आप को आग लगा के मार डाला तो इंडियन पीनल कोड के सेक्शन 304B, 306, 498A लगाने का चांस बनता है। अगर शादी के 7 सालों में ऐसा हुआ होता तो 304 भी लग जाता और प्रिज्यूम करा जाता कि पति ने और पति के घर वालों ने ऐसा करा है। इस केस में ट्रायल कोर्ट ने पति और उसके घर वालों को बरी कर दिया बोल के कि कोई डायरेक्ट एविडेंस नहीं है। अब ऐसे केसेस में डायरेक्ट एविडेंस नहीं होता क्योंकि सब घर की 4 दीवारों में होता है और ना ही कोई प्रिंट, वीडियो, फोटो मिलता है जो डायरेक्टली इसका पूरा प्रमाण दे सके। इसलिए सर्कमस्टेंस को देखते हुए डायरेक्टली इन्फर करना पड़ता है, जो कि इस केस में भी किया गया। बॉम्बे हाईकोर्ट से अगली खबर, जहां बोला गया एपिलेप्सी इज नॉट अ ग्राउंड फॉर डिवोर्स, मतलब मिर्गी के दौरे पड़ना डिवोर्स लेने के लिए काफ़ी नहीं है। जैसे कि मैंने बताया, शादी के केस में डिवोर्स पहले नंबर पर आता है, जिसके रीज़न हो सकते हैं अडल्ट्री मतलब किसी और के साथ संबंध बनाना, क्रूअल्टी इत्यादि। इनमें एक और रीज़न होता है अनसाउंड माइंड या इनक्योरेबल डिजीज़ जैसे कि कैंसर होना, HIV होना। अगर ये सब चीज़ें शादी के टाइम पर ना बताई जाएं तो ये ग्राउंड फॉर डिवोर्स बनते हैं। कोर्ट ने इस केस में होल्ड किया कि अगर मिर्गी की बीमारी है तो वो इनक्योरेबल डिजीज़ नहीं मानी जाएगी और कॉन्सिक्वेंटली देखा जाए तो डिवोर्स इस ग्राउंड पे नहीं मिलेगा। अगली खबर सरकारी जॉब करने वालों के लिए, जहां पे बोला गया कि अगर आपको किसी क्रिमिनल ऑफेंस में कन्विक्ट करा गया है लेकिन बाद में आपका केस वापस आपको बोल देता है कि आप बाइज्जत बरी हो, तब आपकी सीनियरिटी देखने के लिए आपका वो पीरियड भी काउंट करा जाएगा। अगली खबर बॉम्बे हाई कोर्ट से, जहां पे कोर्ट ने आकाशा एयरलाइंस को परमिशन दे दी है पायलट्स के अगेंस्ट जाने के लिए जो कंपनी को बिना नोटिस दिए छोड़ के चले गए। और फाइनली खबर आती है HIV पॉजिटिव केसेस की, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने डायरेक्शन दी है सारे कोर्ट्स को कि HIV पेशेंट्स के जितने भी केसेस हैं उनको जल्दी से जल्दी देखा जाए और HIV एक्ट के सेक्शन 34 सबसेक्शन 2 में स्पीडी डिस्पोजल करा जाए। और फाइनली आज की सबसे छोटी खबर, जो कि इतनी आम है, हर जगह होती है, दिल्ली जैसे शहरों में हर नुक्कड़ कोने में पाई जाती है। पंजाब लुधियाना में आज 7 लोगों को गिरफ्तार करा गया कि वो एक सेक्स रैकेट रन कर रहे हैं स्पा के नाम पे, जहां पे बोला गया कि ये लोगों को बुलाते थे और लड़कियों को उनके साथ सेक्स कराते थे पैसे के लिए। मैं इस बारे में बोलना चाहूँगा कि प्रोस्टिट्यूशन जो एक्टिविटी है वो एक क्राइम नहीं है इंडियन लॉ के हिसाब से, पर काफ़ी बार देखा जाता है कि इसके आसपास की जो एक्ट्स हैं जैसे कि कोई घर मेंटेन करना या दल्ला बनना जैसी चीज़ें जो कि एक क्राइम है, उनके बिना पे पुलिस काफ़ी बार लोगों को प्रेशराइज करती है और उनसे पैसे ऐंठती है एक FIR रजिस्टर करने के नाम पे। स्पा आज दिल्ली के हर नुक्कड़ कोने में पाए जाते हैं और आप एक जस्ट डायल इंक्वायरी कर लीजिए या ऑनलाइन सर्च कर लीजिए, आप डोमिनोज के पिज्ज़ा से पहले एक लड़की को अपने घर में पा सकते हैं। इस पे हम ख़त्म करते हैं आज का बुलेटिन। वकील लेन आउट।